Next type of graph is circular. अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में है, x square plus y square is equal to a square, then this equation will represent a circle, and here a will represent radius of that circle. Means ये शेप होगी सर्कल की, x एक्सिस, y एक्सिस, and center of the circle will lie at origin. Center of the circle will lie at origin. आपको सिर्फ इक्वेशन और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ को याद करना है, ठीक है। उसके बाद अगली शेप जो है हमारे पास है एलिप्स। अगर इक्वेशन कुछ इस तरह से हो, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. Note that a and b both are constants but these two are not equal. क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एलसीएम लेके आप समझ सकते हो कि ये इक्वेशन बन जाएगी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. Then this will be equation of a circle. ठीक है। एलिप्स के लिए कंडीशन क्या है, a और b आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। उस केस में जो शेप ऑफ ग्राफ है वो कुछ इस तरह से है कि दिस इज द पाथ फॉलोड बाय सैटेलाइट्स अराउंड प्लैनेट्स, या पाथ फॉलोड बाय प्लैनेट्स अराउंड स्टार लाइक सन। उस केस में जो ये पॉइंट जो होगा सेंटर ऑफ एलिप्स का, वो ओरिजिन पे लाई करेगा 0,0. सेंटर ऑफ द ओरिजिन लाइज एट, सॉरी, सेंटर ऑफ द एलिप्स लाइज एट ओरिजिन. नेक्स्ट शेप ऑफ ग्राफ इज एक्सपोनेंशियल. मीन्स अगर मेरे पास इक्वेशन कुछ इस शेप में, इस फॉर्म में है, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस k इंटू x, where k is some constant. e is called exponential function. ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की वैल्यू या इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम आगे जाके लॉगरिथम में करेंगे। फिलहाल आप याद रख लीजिए कि e एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर माइनस k इंटू एक्स है। अगर ये हो तो ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता हुआ बनेगा। इधर x एक्सिस और इधर हमारे पास हो गई y एक्सिस, ठीक है। देखने में ऑलमोस्ट ये शेप वही लग रही है जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की थी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या था, y इज इक्वल x इंटू y इज इक्वल टू k, तो यही आया था। इस शेप, अगर इक्वेशन ये हो तो इस शेप को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। फाइन। अगर इक्वेशन कुछ इस तरह से हो, y इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस k इंटू x, तब ये शेप बनती है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। मीन्स इस केस में जो ग्राफ है वो उल्टा हो जाएगा। ग्राफ कुछ यहां से चलता हुआ ऐसे अप्रोच करेगा और आगे बढ़ते हुए इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। आपको इन सभी ग्राफ की इक्वेशंस, उनके कॉरस्पॉन्डिंग शेप्स और उनके नाम याद रखने हैं। फिजिक्स में जब हम ग्राफ्स को यूज करेंगे तो हम जनरली इंटरप्रिटेशन कैसे लेते हैं, एक तो स्लोप से। स्लोप आपको याद हो गई, स्लोप क्या थी, tan ऑफ द थीटा रिप्रेजेंट स्लोप। स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप की वैल्यू
कांस्टेंट थे, स्ट्रेट लाइन के लिए स्लोप कांस्टेंट थी। बट जब हमने पैराबोला पढ़ा तो हमने वहां पे देखा था कि स्लोप की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। असिमेट्रिक पैराबोला में हमने ये पढ़ा था कि स्लोप पहले डिक्रीज करते हुए 0 होती है, फिर बाद में नेगेटिव हो जाती है। तो फिजिक्स में जब हम फिजिकल सिचुएशन में, डिफरेंट फिजिकल सिचुएशंस में देखेंगे तो हम स्लोप को साथ साथ स्टडी करेंगे। उसके अलावा सेकंड जो इसकी इंटरप्रिटेशन ली जाती है वो होती है एरिया अंडर ग्राफ। एरिया अंडर ग्राफ, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, S इज इक्वल टू V इंटू टी, ठीक है। या आप लोगों ने स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ रखी है V इज इक्वल S बाय टी। हमें अगर V और T के बीच में ग्राफ दे रखा है, मान लीजिए क्वेश्चन में या किसी सिचुएशन में ये दे रखा है दिस इज VT ग्राफ, x एक्सिस के लॉन्ग टाइम, y एक्सिस के लॉन्ग V है, देन एरिया अंडर ग्राफ will give us S. Here S represent displacement. Area under graph will give us S. S means displacement. इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन जब हम एक्चुअल में काइनेमैटिक्स या मोशन पढ़ेंगे तब करेंगे। फिलहाल आप सिर्फ एक बार ध्यान से सुन लीजिए, याद कर लीजिए कि जनरली ग्राफ्स की शेप हमें पता होनी चाहिए, उनके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस हमें पता होनी चाहिए, स्लोप का क्या मीनिंग है पता होना चाहिए। एरियाज को यूज करते हुए, एरियाज को यूज करते हुए हम ग्राफ्स को यूटिलाइज करेंगे, ग्राफ के मीनिंग्स इंटरप्रेट करेंगे। ग्राफ्स के लिए इतना ही काफी है।